नमस्कार सौमेंद्र जी। यूथ फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सौमेंद्र जी आज हमारे साथ नमस्कार सर। जी सौमेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। एसआई में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है और साथ ही ये हमारी पूरी टीम की ओर से बधाई के पात्र हैं। और आज इनका जो मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं काम आएगा उन बच्चों के लिए जो कि अपने आप को एसआई के लिए सिलेक्शन के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं कि भाई हमारा भी अंतिम रूप से एसआई में सिलेक्शन हो। लेकिन देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी रहती है बच्चों को। तो मुझे लगता है कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे बेहतर कोई भी गाइडेंस नहीं दे सकता। तो इसी रेस्पेक्ट में सौमेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं जो गाइड करेंगे बच्चों को कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को जो है बेहतर करना चाहिए और किस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए फाइनल अपना जो है सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहिए। सौमेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ वाईएफसीसी पूरी टीम को। शुक्रिया सर। सौमेंद्र, आप क्या पहले से जॉब में हैं या फिर ये आपकी पहली नौकरी हो? सर जॉब में तो नहीं हूँ, बट सिलेक्शन हुआ था मेरा 2018 पुलिस कांस्टेबल राजस्थान में। पर मेन उद्देश्य यही था कि एसआई में जाना है, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया फिर, क्योंकि उसी के 1.5 महीने बाद ही एसआई का एग्जाम था, इसलिए। तो ये एक बहुत ही बोल्ड और मतलब एक साहसिक कदम माना जा सकता है कि भाई आपने पहले आप जैसे सेलेक्ट हो गए उसके बाद में इसको क्विट किया कि मेरे को एसआई में जाना है। तो उस समय जब आप ये क्विट कर रहे थे, ये बड़ा डिसीजन आपने लिया अपनी लाइफ का, तो आपको कहीं डर नहीं था कि कहीं हुआ कि मैं इसको भी क्विट कर रहा हूँ और एसआई में भी कुछ ऐसा कुछ रहा, भगवान न करे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नेगेटिव विचार नहीं है आपके दिमाग में? नहीं सर, मैं बिल्कुल एसआई को लेके पॉजिटिव था और पूरा विश्वास था कि एसआई में सिलेक्शन होगा ही। चलिए, वो जो आपका विश्वास है किस तरह से आपने गेन किया उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं एसआई की तो ये 3 चरणों का एग्जाम है। दूसरा प्रोसेस से तो आपको मतलब लगभग मिनिमम से मिनिमम पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगी जाती है। और बात करें आपकी प्रोसेस है तो लगभग 3 साल से भी ज्यादा समय लगा है। तो टाइम है अपने आप को किस तरह से आपने से अलग रखा और साथ ही क्या अकॉर्डिंग आप सर आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही। ओके, शायद कुछ डिस्टरबेंस है नेटवर्क की ओर से या फिर कुछ बैकग्राउंड से आपकी भी साउंड आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अब सही ठीक आ रहा है आवाज। ओके, ठीक है। अमरिंदर जी, रिपीट कि ये एक लंबा प्रोसेस है। आपने कहा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा और जब आपने क्यूब किया था कांस्टेबल का उस समय कुछ ही दिनों बाद में एसआई का पेपर होना था, तो वो एक रिटर्न प्रोसीजर था। उसके बाद में रिटर्न के बाद में आपका फिजिकल था, इंटरव्यू था, तो एक लंबा प्रोसेस से आपको गुजरे हैं। तो उस टाइम पीरियड में अपने आप को किस तरह से आपने मेंटेन रखा, अपने विश्वास को कैसे अडिग रखा, ये मैं जानना चाहूंगा। सर जरूरी ये भी है कि स्टूडेंट कोई भी हो, उसको पहले अपना मेन मोटो होना चाहिए उसका कि मेरे को ये करना है, और उसी के पीछे अपना सारा जो फोकस है उसी पे रखना चाहिए। मैंने उसी पे रखा कि मेरे को जाना एसआई में ही है, चाहे सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि अपन तैयारी किस मोड में करते हैं, कैसी अपनी तैयारी है, तो उसको भी अपन रीचेक खुद ही कर पाते हैं, खुद ही अपन आकलन आकलन कर सकते हैं अपना कि अपने को कितना क्या आता है, अपन आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो वो अपन खुद को डिसाइड करना पड़ता है। ये डिसाइड अगर कोई कैंडिडेट कर लेता है तो फिर उसको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बहुत ही बेहतर विचार हैं सोमेंद्र जी आपके। सोमेंद्र जी, आपकी जॉब प्रेफरेंस क्या रही है इसमें? मतलब आप सर मैंने फर्स्ट चॉइस तो एपी को दिया है, सेकंड आईबी और थर्ड आरएससी, फोर्थ एमबीसी। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि प्रेफरेंस के आधार पे कौन सा हमें देना चाहिए। अच्छा, आपका जी, गोल है इसके बाद में भी आपके कुछ गोल्स और हैं जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं एसआई के बाद? सिविल जॉब को लेके सर मैं आरएस की कर रहा हूँ, और अभी पिछली बार मैंने आरएस मेंस भी दिया था, बट उसमें इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया मेरा। क्योंकि एसआई को लेके फिजिकल वगैरह में टाइम निकल गया, तो प्रॉपर स्टडी हो नहीं पाई थी।
चलिए, मतलब आपने मेन फोकस एसआई पे रखा और फाइनली आपने जो है अपने टारगेट को अचीव किया। डेफिनेटली आपके अंदर वो जिल है और डेफिनेटली आपको वे भी पता है कि किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करना है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप एक न एक दिन जरूर सिविल सर्विसेज में इसी तरह से अपने और अपने परिवार का और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करेंगे। सोमेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट स्टेप है रिटर्न का, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई इसके लिए, इसको क्रैक करने के लिए? रिटर्न में हम बात करते हैं तो दो पेपर है। हिंदी के लिए आपने क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रही आपकी, और जीएस का जो पेपर है उसमें आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? क्या मेन आपका फोकस हिंदी पे ही था या फिर आपने दोनों को बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाया? सर इसमें मेन दोनों ही है, किसी एक के बुनियाद पे अपन सिलेक्शन नहीं ले सकते। बट जो अगर स्कोरिंग के नजरिए से देखा जाए तो हिंदी अगर अपन थोड़ा अच्छा करके चलते हैं, वो के हिंदी का अच्छा रखते हैं, तो इसमें स्कोर अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जीके का पेपर एवरेज होता है सबके पास। कोई 60-70 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, एकदम करेक्ट की बात करें, क्योंकि पेपर इसी लेवल का आता है जीके का कि 60-70 क्वेश्चन तक कैंडिडेट पहुंच पाता है। लेकिन जीके में इतना ही कर पाते हैं, लेकिन हिंदी में पेपर ऐसा होता है कि उसमें करने वाले लोग 80 भी कर जाते हैं, 90 भी कर जाते हैं, 95 भी कर जाते हैं, वो वोके पे डिपेंड करता है। तो मेन फोकस तो दोनों पे ही रहना है, लेकिन अगर हिंदी अच्छा है तो और भी बेटर रहेगा सबके लिए। तो महेंद्र जी, आपने जैसे हिंदी के लिए बोला कि हिंदी पे अपन को जैसे ज्यादा मतलब मार्जिन ये क्रिएट करता है और दूसरा ये रैंक भी आपकी निर्धारित करता है। तो हिंदी के जी। लिए अपन को कौन सा स्टडी करना चाहिए, या फिर किस तरह से अपन को प्रैक्टिस का आधार रखना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है वो गेन हो पाए इस पेपर में? सर उसके लिए सबसे ज्यादा है कि हिंदी में जितना वोकेब अपन याद कर पाते हैं, अपना कर पाते हैं उसमें, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है हिंदी का मैटर पूरा। तो जैसे कि बुक्स मार्केट में काफी अवेलेबल है, बट मैंने दो बुक्स पढ़ी थी, एक राघव प्रकाश और डॉक्टर इंदिरा शोक। ये दो बुक्स मैंने पढ़ी थी, क्योंकि इनमें वोकेब काफी अच्छा दे रखा है। एक आपने बताई राघव प्रकाश, और दूसरी बुक का नाम एक बार रिपीट कर दें, कौन सी थी वो? डॉक्टर इंदिरा शोक। डॉक्टर इंदिरा सो, ठीक है। तो क्या दोनों का जी। कंटेंट अलग अलग है या फिर आपने प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए इन दोनों को प्रेफर किया? कंटेंट लगभग सेम सा है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर देखा जाए तो अब थोड़ा सा मैटर राघव प्रकाश से ज्यादा मिलेगा डॉक्टर इंदिरा शोक में। बाकी कंटेंट ठीक ठाक है, दोनों में मैचिंग है। और बात करें कि एक प्रैक्टिस के तौर पे आपने सिर्फ जैसे राघव प्रकाश है तो उसमें अलग से कोई ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस नहीं होता, जबकि आपका एग्जाम है वो एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है। तो जी। ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह से पकड़ बनाई हिंदी की बात करें तो? सर मैंने क्या एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा था अपने जोटवाड़ा के एरिया में ही है। अभी तो फिलहाल वो बंद हो चुका है। तो वहाँ पे क्या हमारे डेली टेस्ट होते थे, क्लास टेस्ट होते थे। तो जो हमारे सर लोग थे वो पेपर बना के हमें देते थे, तो उसी के हिसाब से हमारा डेली टेस्ट होता था, तो हमारा रिवीज अच्छा अच्छा हो जाता, और हमारा तैयारी का हमें पता लग जाता कि हम कितने क्या हैं। तो डेली टेस्ट सीरीज होती थी हमारी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा फायदे रहा, और जितने भी हम कैंडिडेट थे सबके लिए बेटर रहा उस। जैसे आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उसका भी बेनिफिट आपको इसमें मिला हिंदी में? जी सर, बिल्कुल मिला है। ओके। दूसरी बात करते हैं, आपका जो सेकंड पेपर है बहुत ब्रॉड ब्रॉड है उसका सिलेबस, मतलब जी जी। टू द पॉइंट की बात करें, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस की बात करें तो सिमिलरली आरएस का सही पैटर्न है उसमें पूरा। बस जी, आर एस फ्री पूरा है उसमें। लेवल बस थोड़ा सा चेंज रहता है उसमें। तो जी। में आपने क्या अलग अलग बुक्स को रेफर किया है, प्रेफर किया है उसको, या फिर अपने हिसाब से कि कोई पर्टिकुलर गाइड है उसके ऊपर आपने फोकस किया हो कि भी ये गाइड है संपूर्ण, उसके अंदर सारी चीजें शामिल हैं? जी सर, मैंने शुरू में जो हमारे कोचिंग क्लासेस लगती थी सर, वो तो उन्होंने पूरा बेसिक अच्छे से करवा दिया था। फिर सर लोग भी ये कहते थे कि आपको इन पे निर्भर नहीं रहना है, बुक्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि बुक्स पढ़ पाओगे तो ही ए टू जेड क्लियर हो पाएगा। तो मैंने हर सब्जेक्ट की अलग बुक प्रिपेयर की थी। अ, राजस्थान स्पेशल जीके के लिए एक मैंने पेनोरमा का प्रिंट लिया था। तो उसके दो प्रिंट आते हैं सर। वो दोनों प्रिंट मैंने पढ़े थे, उसके अलावा मैंने कोई और चीज नहीं पढ़ी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले। और इंडिया लेवल में भी सारे जीके के अलग अलग पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके सबके अलग अलग प्रिंट से मैंने पढ़ा है सर। लेकिन बात करते हैं जब पेनोरमा की या रेफरेंस की, तो जो बच्चे हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए थोड़ा सिलेक्शन करना
मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। अपन को कौन सा पढ़ना है, कौन सा लेफ्ट करना है। आपकी क्या राय है कि वो पूरी ही बुक अपने काम की है, सारा का सारा ही अपन को पढ़ना चाहिए, या कौन सी अप्रोच से हम जाएं जिससे कि हम सेलेक्टिव मैटर को अपन उसमें कलेक्ट करना सर ये जो अगर कोई नया स्टूडेंट है वो तो इसमें डिसाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर किसी के गाइडेंस में तैयारी होती है तो जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट के जरिए कोई बंदा तैयारी करता है तो सर उसमें टीचर्स के थ्रू उसमें कंटेंट अपने को अच्छे पढ़ने के सिलेक्टिव मैटर मिल जाएगा कि आपको इसमें ये चीज अच्छे से पूरी से A to Z पढ़नी है, ये लेफ्ट करनी है, ये सारा कुछ उसमें हो सकता है सर, पर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो। चलिए बेहतर। अब मैं आगे पूछना चाहूंगा कि जैसे ही आपका पेपर हुआ तो क्या आप निश्चित थे कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा ही होगा, या फिर आप वेट एंड वॉच की कंडीशन में थे कि मेरे को एक बार रिजल्ट का वेट करना चाहिए? नहीं सर, मैं जिस दिन पेपर दे के आया था तो 7 अक्टूबर 2018 की बात है। तो मैं शाम को आके लेट तक पहुंचा था, तो फिर सुबह मैंने मॉर्निंग में उठ के थोड़ा उसको पेपर को रीचेक किया। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि सिचुएशन चाहे से कैसी भी रहो, टाइम कितना भी लगे भर्ती में, बट सिलेक्शन अपना पक्का है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आप पहले से श्योर थे, आपने टारगेट स्टार्ट से ही इसको बना रखा था, और फिर बाद में आपका जो है आत्मविश्वास और भी बढ़ा जब आपने पेपर कंप्लीट किया। आपको एक और भी आत्मविश्वास जी आपको जागा कि भाई हाँ, ये मेरा जो है फर्स्ट राउंड आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, इसी के साथ में एक और बात जानना चाहूंगा कि जैसे आजकल का टाइम है, उसमें जैसे बोर्ड है वो आपके एग्जाम सेंटर काफी दूर देता है आपसे ना, तो बच्चों का जी नॉर्मल कितना ये रहता है कि एग्जाम से या तो उसी दिन वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं, जैसे कि 9 बजे का एग्जाम है तो वो ट्राई करते हैं कि सुबह 5 बजे पहुंचे, 7 बजे पहुंचे, और कई बच्चे हैं वो एक दिन पहले जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो कौन सी अप्रोच ठीक है, आपका क्या राय है उसमें कि एग्जाम से पहले ही हमें एक दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, या एग्जाम वाले दिन ही वहां पहुंच के अपन, क्योंकि क्या इससे कुछ मेंटली आपको कुछ स्ट्रांगनेस या फिर आपको कुछ ऐसा, मतलब आप समझ पा रहे हैं उस भावनाओं को कि बच्चा है वो सोचता है कि पहले मतलब उसी टाइम पे पहुंच जाए हम, ठीक है, या फिर एक दिन, तो उससे क्या बैड इफेक्ट रहेंगे यदि उसी दिन पहुंचते हैं, या फिर ये पॉजिटिव रहता है, या फिर इसका कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता? सर, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर अपन एग्जाम से एक दिन पहले अगर एग्जाम के जो अपना सेंटर देते हैं उसके नजदीक कहीं ठहरते हैं तो उसका पूरा बहुत सर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि माइंड रिलैक्स होता है, अच्छी नींद मिल पाती है। तो इसमें अगर सुबह उठ के आराम से नहा धो के जाएं, अच्छी नींद लेके जाएं तो माइंड फ्रेश रहता है और स्थिर रहता है, तो एग्जाम सेंटर में अपना माइंड सही से लगेगा और पेपर अच्छे से जाएगा सर। ओके। ओके, अपने अपन नेक्स्ट स्टेप स्टेप है इस एग्जाम का, फिजिकल, जो कि जी माना जाए तो काफी टफ हो जाता है उन लोगों के लिए जो एकेडमिक में काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं और शायद फिजिकल को उतना ध्यान नहीं दे पाते। और जिनका फिजिकल अच्छा होता है, माना जाता है कि उनका एकेडमिक वीक होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई फर्स्ट राउंड पे ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपने दोनों में बैलेंस कैसे किया? क्या आपकी अप्रोच स्टार्टिंग से फिजिकल में थी, या फिर आपने एग्जाम क्रैक करके जैसे ही आपको लगा एग्जाम अब जो है मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, उसके बाद में आपने फिजिकल स्टार्ट किया? सर, जैसे ही एग्जाम हुआ अक्टूबर के महीने में, तो उसके लगभग 15-20 दिन बाद में हम 4-5 लोग थे, तो हमने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी थी सर। तो लगा था कि ये 2-4 महीने में, आगामी 2-4 महीने में फिजिकल हो जाएगा, बट प्रोसेस लंबी खिंचती गई और 1.5 साल निकल गया उसमें। पर हमने तैयारी नहीं छोड़ी। हम जैसे मैं सुबह शाम का रूटीन बना लिया कि एक टाइम बना लिया, कभी शाम को कभी सुबह। तो जाते हम डेली थे ग्राउंड में, डेली प्रैक्टिस करते थे। मेन ये था कि चाहे से फिजिकल कभी भी लगे, साल भर में लगे, 6 महीने में लगे, लेकिन तैयारी को अपन को कंटिन्यू रखना है। उससे क्या है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी बॉडी में, और अपने को पता भी लगता रहेगा कि अपन कितना क्या कर रहा है। तो कंटिन्यूटी थी सर हमारी। और मैं तो यही बोलूंगा सभी स्टूडेंट से कि थोड़ा थोड़ा करते रहें, डेली करते रहें तो बेटर रहेगा। ओके, तो फिजिकल जो आपने किया, आपने बताया कि हमने 4 से 5 लोगों का ग्रुप बनाए, तो क्या कोई एक्सपर्ट से आपने इसके अंदर अपना जो है उसकी गाइडेंस के अंदर ये फिजिकल स्टार्ट किया, या फिर अपने आप से डिस्कशन करके आप फिजिकल स्टार्ट कर दिया? सर, इसमें हमारे एक सर हैं जो राजस्थान पुलिस में ही है, तो उन्होंने ही थोड़ा सा हमें गाइड किया था कि आपको ये चीजें करनी है, ज्यादा अलग चीजें नहीं करनी है। जो मेन मेन बताया उन्होंने 5-7 चीजें जो कि आपको यही करनी है, स्ट्रेचिंग वगैरह है, थोड़ी सी रनिंग है, उसके बारे में उन्होंने बताया सारा कुछ। तो हम, और एक हमारे एक्समैन भी थे हमारे साथ में, आर्मी से रिटायर्ड हैं,
तो उनका भी हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा अच्छा से जानते हैं, क्योंकि 15 साल उन्होंने सर्विस दी आर्मी में। तो उनके सपोर्ट से भी और उनके सपोर्ट से भी हमें काफी अच्छा बैलेंस मिला। बिल्कुल, जैसे हम इस चीज में अपने आप को लकी मान सकते हैं कि अपने आप जो है कहीं ना कहीं अपन को मेंटर भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर गाइडेंस देने वाले वो अपने मित्र के रूप में हो या अपने गुरु के रूप में हमसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी आज भी राजस्थान की बात करें तो ग्रामीण आने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मेहनत से फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर फिजिकल की जब बात आती है तो उनको वो प्रॉपर गाइड। तो आप वो एक्सपीरियंस उनके साथ साझा कीजिए जो कि आपके एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि इस तरह से आपको फिजिकल है वो करना चाहिए, ताकि उन तक ये चीज पहुंचे और वो आपकी गाइडेंस में आपको अपना मेंटर, आपका दोस्त या एक मिनट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। सोमेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा। जी सोमेंद्र जी, मैं बता रहा था कि भाई अपन अपने आप को लकी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे गुरुजन या मेंटर हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं उस भूमिका में, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं इस बारे में कि फिजिकल के बारे में या रिटर्न के बारे में। लेकिन आज जी ये विडंबना कहें या फिर दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, और इस अभाव में भी जी कहीं ना कहीं अपना जो है वो टैलेंटेड होके भी अपना जो है सिलेक्शन है उनका नहीं हो पाता, सिलेक्शन किसी कारण से। तो वो जो है आस लगा के बैठते हैं कि उन लोगों से जो जिनका सिलेक्शन जो है हुआ है और साथ ही वो अपनी बेहतर तरीके से उनको गाइड कर पाए। तो उन्हीं में से आप एक हैं कि आपसे भी काफी बच्चे सीखेंगे जो आज जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो, कि आपने किस तरह से अपना जो है फाइनल सिलेक्शन है वो सुनिश्चित किया। तो उसमें जैसे आपने फिजिकल की बात कही, जैसे आपके मेंटर आपको मिले तो उन्होंने क्या ऐसी चीजें आपके साथ में शेयर की, और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप भी बच्चों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं जिससे बच्चे हैं अपने लेवल पे भी बहुत अच्छे से फिजिकल को टैकल कर पाए, यदि उनके पास कोई मेंटर या फिर प्रॉपर गाइड न हो तो भी। हाँ सर, देखा जाए तो एसआई का फिजिकल उतना हार्ड नहीं है लोग जितना इसको समझते हैं। मैं तो कहूंगा कि तो अगर थोड़ी सी अगर तैयारी अपन सही तरीके से करते हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं। 1.5 महीने की तैयारी में भी ये फिजिकल क्लियर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है। जनरली इसमें 3 चीजें होती हैं। 100 मीटर रनिंग होती है, और पुशअप्स होते हैं, और पुशअप क्या बीम होता है उसमें, और एक लॉन्ग जंप होता है। तीन तो तीनों ही अटेम्प्ट इजी हैं सर, उतने हार्ड नहीं है। बिल्कुल, आप जिस तो इस में है तब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आप जैसे ही मतलब ये है कि आपके ऊपर प्रेशर है कि महीने भर में आपको करना है, तो जैसे 100 मीटर का इवेंट है, एक स्प्रिंट है, जी तो उसमें आपको किस तरह से आपको सिर्फ 100 मीटर पे फोकस करना है या फिर उसमें आपको स्टेमिना बिल्ड करना होगा, क्या मान? नहीं सर, उसके लिए कम से कम अपने को 2-3 किलोमीटर की रनिंग स्लो मोशन में, ज्यादा स्पीड में नहीं, वो डेली करें। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, फिर थोड़ा रनिंग करें, उसके बाद में ये स्प्रिंट का अपन 2 या 3 राउंड करें तो उसमें बेटर हो पाएगा। डायरेक्टली अगर स्प्रिंट पे जाएंगे तो नहीं हो पाएगा सर। तो ये स्प्रिंट है वो डेली की जाए या फिर आपका मानना है कि या 2 या 3 दिन के गैप से इसको करना चाहिए? सर इसमें अगर डेली भी कर सकते हैं, वो स्टेमिना पे डिपेंड करता है कैंडिडेट के, क्योंकि हम डेली करते थे, हम क्योंकि हम कंटिन्यू थे इस तैयारी में, लगभग हमें साल भर मिल गया था। और वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, तो लॉन्ग जंप में भी फायदा मिलेगा और रनिंग में भी फायदा मिलेगा। तो स्ट्रेचिंग से बॉडी पूरी इधर से खुल जाती है। और मानने का जैसे आप पूछ ही रहे हो कि डेली करें या 1-2 दिन छोड़ के करें, तो एक दिन छोड़ के एक दिन करें तो उसमें और बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर बात बात करते हैं जब लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप एक ऐसा इवेंट है कि नॉर्मली हम जो फिजिकल एक्टिविटी जो लोग करते हैं डेली बेसिस पे वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि रनिंग और जो बीम है निकालने वाला, तो वो तो नॉर्मली यदि आप फिट रहने के लिए भी फिजिकल करते हैं तो वो भी रूटीन से इनको करते हैं। लेकिन लॉन्ग जंप में आप फोकस्ड होके यदि किसी एग्जाम की तैयारी करें तभी आपको करना होता है, और चोट लगने की ज्यादा संभावना है। तो उन चीजों से मतलब आप क्या बताना चाहते हैं, लॉन्ग जंप कैसे करनी चाहिए और या नहीं, और जो चोट है उनसे अपन को किस तरह से हम बचा जा सकते तो लॉन्ग जंप में है कि जितना अपन शरीर को स्ट्रेच कर पाएंगे, स्ट्रेचिंग पे मेन फोकस होगा तो लॉन्ग जंप करने में आसानी रहेगी और चोट भी कम आएगी। और
तैयारी जहाँ करें जहाँ ग्राउंड अच्छा हो, पक्की मिट्टी ज्यादा ना हो, क्योंकि वहां पे भी अगर सेंटर पे जाएंगे, फिजिकल सेंटर पे, तो वहां पे भी अपने को कच्ची मिट्टी मिलेगी आगे जाके। तो इसलिए अगर जो कूदने का, जो जंप लेने का जो प्रॉपर जगह है, वहां पे कच्ची मिट्टी ही हो, पक्की जगह ना हो। और जैसे ही जंप लेते हैं रनिंग करके, तो उसमें शरीर को ढीला ना छोड़े। ढीला छोड़ के अगर अपन गिरेंगे जमीन पे आके, तो चोटिल तो होंगे ही होंगे। इसलिए शरीर को थोड़ा सा टाइट रखें, बिल्कुल लूज मोशन में ना गिरे। ओके। तो लॉन्ग जंप में जो एक लैंडिंग होती है, और जो मतलब जी। किस तरह से मतलब आपको जो है अपलिफ्ट करना है, किस तरह से आपको लैंड होना है, तो उसमें भी एक टेक्निक की आवश्यकता होती है, या फिर आप रेगुलर तरीके से यदि एक्सरसाइज करते रहें और अभ्यास करते रहें तो ऑटोमेटिक से वो टेक्निक आ जाती सर मेन फोकस तो मैं कहूंगा इस पे स्ट्रेचिंग पे होगा तो बेटर रहेगा। स्ट्रेचिंग होगा तो जो अपन जंप लेते हैं, तो उस पे जंप ऑटोमेटिक सही आने लग जाएगा, अगर स्ट्रेचिंग बॉडी की होगी तो। है? ठीक है। अब बात करते हैं बीम की। तो बीम एक समस्या उनके लिए बन जाती है जिनका वेट थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो जी। वेट ज्यादा होता है, तो उसमें आपकी क्या राय है? इसके लिए हमें वेट लॉस का भी करना ध्यान में रखना जरूरी है, या फिर डायरेक्टली आप हाई वेट के साथ में भी बीम है वो आसानी से कर सकते सर इसमें मेरे ख्याल से वेट का कोई रोल नहीं होता बीम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। ये उसके लिए अपने जो शोल्डर्स हैं वो मजबूत होने जरूरी है। तो उसके लिए कम अपने को पुशअप्स मारना जरूरी है। पुशअप्स मारने के बाद ही बीम कर पाएंगे, कि पुशअप मारेंगे तभी अपने शोल्डर मजबूत होंगे, और उसी से बीम होता है। तो वेट निकल जाता है, वेट की कोई इसमें इश्यू नहीं है सर। हैं। और कितनी आप सेट सब है वो अपने जो रेगुलर अभ्यास में करते थे? मैं सर 15 से 20 निकालता था हर हर अटेम्प्ट में। तो मैंने फिजिकल में भी कम से कम 15 लगाई थी वहाँ। वो आपने बीम की बात की, लेकिन पुशअप जो है उसको जो स्टेमिना बिल्ड करती है बीम के लिए, उसके बारे में जी। कितना सेट पुशअप का डेली लगाना चाहिए जिससे अपना स्टेमिना बिल्ड हो, ताकि इजी गोइंग तरीके से बीम निकालना जी, उसमें कम से कम अगर 3-4 सेट डेली के निकालें, सही तरीके से निकालें, क्योंकि काफी लोग पुशअप का गलत यूज करते हैं, गलत तरीके से निकालते हैं, तो वो सही से बॉडी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो पुशअप का जो सही तरीका है वो भी स्टूडेंट को एक मालूम होना चाहिए कि पुशअप सही तरीके से कैसे लगाई जाती है। और पुशअप निकाले तो 3 सेट में निकाले, कम से कम 15-20, जो भी बॉडी का स्टेमिना है उसके हिसाब से। है। ठीक है, ये हमने सेकंड चरण की बात की। अब आते हैं फाइनल चरण के ऊपर। हालांकि सेकंड चरण है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको थर्ड राउंड पे पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी इसके जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं फाइनल सिलेक्शन में। जी। तो जो थर्ड राउंड है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका फाइनल सिलेक्शन है, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होने में। तो थर्ड राउंड की बात करें तो आपका जो व्यक्तित्व है वो उसमें जो है परखा जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी तैयारी का क्या मोड रहा, किस तरह से अपने आप को आपने तैयार किया? जब आपका रिजल्ट आ गया उसके बाद में आपने स्टार्ट किए, या फिर वहीं से जहां से आपने एग्जाम देने के बाद में जब फिजिकल स्टार्ट किया उसी के साथ में आपने जो है इसकी तैयारी स्टार्ट कर नहीं सर, इंटरव्यू पे फोकस तो जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हुआ, तो समय तो मिलता है, 2-3 महीने का टाइम मिल ही जाता है। जैसे राजस्थान की भर्तियों में इतना टाइम तो मिल ही जाता है। तो जैसे फिजिकल कंप्लीट हुआ, उसके बाद से हम तैयारी में लग गए, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग से तैयारी करने लग गए। तो उसमें जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, सेल्फ इंट्रो वगैरह, अपने एजुकेशन से संबंधित, हॉबीज वगैरह, और जो भी करंट मुद्दे चलते हैं उन पे बात होती है, और जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यही नॉर्मल चीजें हैं, कोई ज्यादा हाई चीजें नहीं है, नॉर्मल चीजें ही पूछी जाती हैं वहाँ पे, ऐसा पूछा कुछ नहीं है। नॉर्मल जरूर होती है, लेकिन आप बोर्ड के सामने हैं, तो आपके अंदर expectation भी होता है, आपके अंदर एक डर भी होता है कि हालांकि वो फेस किया हो ना किया हो, लेकिन फिर भी आपके पास जब भी आप नए बोर्ड में जाते हैं तो आपको हेजिटेशन अपने आप से आपके ऊपर हावी हो जाता है, हेजिटेशन भी और आपके ऊपर एक नर्वसनेस। तो उससे आपने किस तरह से निजात पाई, किस तरह से आप जो है ओवरकम हो पाई इन चीजों से? जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि हेजिटेशन होता है बोर्ड में जाते हैं, तो ये होता है, सभी के साथ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्टली अपने साथ में गलत तौर से बात करेंगे, गलत तरीके से ये अपने को कुछ कहेंगे। वो भी नॉर्मली रहते हैं, वो भी अच्छे से वेलकम करते हैं कोई कैंडिडेट जाता है तो यही है कि हेजिटेशन तो कैंडिडेट को रखनी नहीं है बिल्कुल भी।
आराम से नॉर्मल वे में जाएंगे, आराम से जाएंगे, वहां पे बात करेंगे। सवाल अगर कोई नहीं आता है तो नॉर्मल वे में साफ मना कर दें कि सॉरी सर, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकता, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। तो वो कुछ नहीं बोलते इसके बारे में, या वो क्यों नहीं आता, कैसे के इतना कुछ आगे आए हो, तो वो नहीं आते, अगला सवाल कर लेते हैं। तो इसमें हेजिटेशन नहीं रखनी है बिल्कुल भी, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही वहां पे बात करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ओके सोमेंद्र जी, सर जो है एक मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो भी एक आपकी बताते हैं कि भाई एक मुख्य भूमिका में होते हैं। आप यदि प्री प्रैक्टिस करें इसकी भी तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो मॉक इंटरव्यू के बारे में जी आप जी और जी सर, हाँ जी, हाँ जी बताएं। आप सही कह रहे हो। मॉक इंटरव्यू बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी सहायता करता है कि अपन कैसे क्या बैठे हैं, कैसे क्या सामने बोर्ड बैठा है, उनसे बातचीत कैसे होती है, कैसे क्या अपन रिप्लाई करते हैं। तो उसके लिए तो बेनिफिट वाली चीज है मॉक इंटरव्यू, चाहे से आप ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो। जैसे कि मैंने भी अपने इंस्टीट्यूट यूथ फाउंडेशन कोचिंग से ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि आगे जाके अपन ऐसी कुछ चीजें निकल के आएगी तो इनको हैंडल कर लेंगे। तो मॉक इंटरव्यू जरूरी है सर। तो ये आपने रेगुलर बेसिस पे दिए थे या फिर एक टाइम पीरियड के पास बाद में, मतलब जैसे रिपीटिंग मोड में आपने दिया था? मॉक इंटरव्यू की बात करते हैं तो क्या रेगुलर आप देते थे या एक जैसे भी आपने 7 दिन का टाइम निकाला उसमें एक इंटरव्यू दे दिया, उसके दौरान आपने तैयारी की? हाँ सर, थोड़ा गैप होना जरूरी है, क्योंकि रेगुलर देंगे तो अपनी जो वीकनेस चीजें हैं ना, हालांकि डेली पकड़ में आएगी लेकिन उस पर अपन ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। थोड़ा 2-4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर का समय लेके अगर दोबारा देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सौमिंद्र जी, आपका जो मेन बोर्ड में इंटरव्यू हुआ, आपका बोर्ड कौन सा था वो बताएं, और इसके साथ में जो आपका सराउंडिंग जिन चीजों के बारे में आपसे, मतलब आपका ग्राउंड्स क्या रहे जिनके ऊपर आपका इंटरव्यू बेस्ट रहा मैक्सिमम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही चीज के इर्द गिर्द आपका जो है इंटरव्यू घूमता है, तो वो चीज जी, के साथ। मेरा सर बोर्ड मेंबर में थे राजकुमारी जी थे, राजकुमारी जी गुर्जर, आरपीएससी जो मेंबर थी, वो बोर्ड के अध्यक्ष थे, और 4 लोग और थे उसमें, तो 5 लोगों का बोर्ड था। तो शुरुआत उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन से करी थी, क्वालिफिकेशन को लेके 10th 12th, और फिर मेरे ग्रेजुएशन में बीकॉम था, तो उन्होंने बीकॉम को लेके, इकोनॉमिक्स से लेके 4-5 क्वेश्चन किए। और फिर एक आरएससीआईटी का उसमें डिटेल लगाया, तो आरएससीआईटी के बारे में उन्होंने पूछा। और ये जहाँ तक सर देखा जाता है तो कि जो ग्रेजुएशन की जो अपनी चीजें होती हैं क्वालिफिकेशन की, उसी के बारे में सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं शुरुआत में। और फिर जैसे कि अदर फील्ड है, करंट इश्यूज हैं, उसके बारे में पूछते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसके बारे में कुछ चीजें निकल के आती है, उसके बारे में पूछते हैं, वो चीजें हैं सर। ओके सौमिंदर जी, तो ये मतलब आपका जो मेन इंटरव्यू है आपकी प्रोफाइल के आसपास घूमता है, तो इसलिए आपकी राय है कि भाई अपनी प्रोफाइल पे बच्चों को ज़्यादा काम करना चाहिए जब और बेहतर जी सर। डेफिनेटली आपका जो है इंटरव्यू में आप बेहतर मार्क्स है वो गेन कर पाएंगे। जी। जी जी सौमिंदर जी, आपने अपनी ये जो सजेशंस दी हैं, सुझाव दिए हैं, और साथ ही अपने जो पर्सनल अनुभव आपने जो शेयर किए हैं बच्चों के साथ में, वो डेफिनेटली हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनका नेक्स्ट एम एसआई है और अभी जो नई भर्ती आई है उसके रिस्पेक्ट में वो लगे हुए हैं, पूरे अपने आप की पूरी ताकत के साथ में अपने आप को झोंक रखा है, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर जो है एक मार्गदर्शक प्रदर्शक के रूप में ये जो अपनी आज बात हुई है वो रहेगी। आपका भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि आप निकाल के ताकि जो नई युवा पीढ़ी है उसको भी कहीं न कहीं आपकी जो मार्गदर्शन में एक उचित मार्गदर्शन मिल। ओके, मैं बस यहाँ पे हम जो है अपना इंटरव्यू यहाँ पे ओवर करते हैं सोमेंद्र जी, और मैं बस जी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला है, और ये एक जो बेहतर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ आपने शेयर किया। डेफिनेटली बच्चे इससे बहुत बेनिफिट प्राप्त करेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट में आपको जो कुछ बच्चे यहाँ पे हमारे जो आएंगे तो उनको भी एक सेमिनार के तौर पे भी आपको जो मोटिवेशन के तौर पे हम जो है आपसे अटैच होंगे, जिससे कि उनको एक फेस टू फेस जो है आप उनको मोटिवेट कर पाए। जी सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। फाउंडेशन पूरी यूथ फाउंडेशन क्लासेस और पूरी फैमिली की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।